स्वागतम। यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या किसी अन्य सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या आप 12वीं बीए या एमए में हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं उदाहरण के साथ यह बताने जा रहा हूं कि पद्यांश या काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें। तो यदि पाना है सप्रसंग व्याख्या में पूरे अंक तो बने रहें मेरे इस वीडियो के संग। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को टच करें। हिंदी भाषा और साहित्य की परीक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, वह है सप्रसंग व्याख्या का प्रश्न। और सप्रसंग व्याख्या के इस प्रश्न को हम कैसे लिखेंगे बेहतर तरीके से, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप अच्छे से इसका उत्तर नहीं लिखते हैं तो निश्चित तौर पे इसमें आपके अंक कट जाते हैं, क्योंकि इसके लिखने का एक तकनीक होता है। सप्रसंग व्याख्या को लिखने का एक तकनीक होता है और उस तकनीक से यदि आप व्याख्या नहीं लिखते तो आपकी व्याख्या अधूरी है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सप्रसंग व्याख्या लेखन की इस तकनीक को, जानेंगे कि मूल्यांकन करते समय शिक्षक किन बातों का ध्यान रखते हैं, और देखेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग छठी मुख्य परीक्षा के पेपर 2 हिंदी भाषा और साहित्य के प्रश्न संख्या 8 में दिए गए काव्यांश की व्याख्या का उत्तर लिखकर कि कैसे हम उसका उत्तर बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके और आप सीख सकें सप्रसंग व्याख्या लिखने की सबसे बेहतर तकनीक। तो देखिए, सप्रसंग व्याख्या यानी प्रसंग के साथ व्याख्या। तो यदि हम किसी कविता की व्याख्या कर रहे हैं तो उस समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि हम उसे 4 बिंदुओं में विभक्त करके लिखें। ये 4 बिंदु कौन कौन से हैं? ये 4 बिंदु हैं संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो आइए हम लोग देखें कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष क्या है, इन सभी को बारी बारी से। तो देखिए, संदर्भ सबसे पहले आपको लिखना है और संदर्भ में कवि का नाम, रचना का नाम, पुस्तक का नाम, ये सारी सूचनाएं उसमें आपको देनी है। और संदर्भ में आप अगर इन सूचनाओं को सही तरीके से रखते हैं तो उसमें आपको पूरा का पूरा अंक उस भाग के लिए मिल जाता है। संदर्भ के बाद आपको लिखना है प्रसंग। प्रसंग है क्या? देखिए, जिस अंश को व्याख्या के लिए लिया जाता है, मैं यहाँ काव्यांश की बात कर रहा हूँ तो कविता के अंश की ही बात करूँगा। तो जिस अंश को व्याख्या के लिए लिया जाता है उसमें कौन सा विचार, कौन सा भाव या किस घटना का वर्णन है, इसकी जानकारी देना ही प्रसंग लिखना कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप उससे संबंधित विचार, भाव या घटना को रखकर उसके प्रसंग को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं और इसमें पूरा का पूरा अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है व्याख्या की। तो किसी काव्य के अंश को जो दिया गया है व्याख्या करने के लिए, सप्रसंग व्याख्या के लिए, उसके अंश में जो विचार है, उसका जो भाव है, उसका जो भावार्थ है, उसको सरलतम विधि से समझाना, यही उसकी व्याख्या है। उसमें जो निहित तात्पर्य हैं और जो प्रतीकार्थ हैं उनको विश्लेषित करना, यही व्याख्या है। तो इन सारे कामों को आपको व्याख्या में करना है। पहला, उसको सरलीकृत करना है, उस काव्यांश में व्यक्त विचारों और भावों को सरलतम रूप में प्रस्तुत करना है, समझाने का प्रयास करना है, उसमें जो निहित तात्पर्य हैं और प्रतीकार्थ हैं उसका विश्लेषण करना है। तो आपकी व्याख्या जो होगी वह बेहतरीन होगी, आप उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। और इसके बाद बारी आती है चौथे बिंदु की, जो है विशेष। तो व्याख्या के लिए जो दिया गया काव्यांश होता है या जो पद्यांश होता है, उसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य, इन दोनों को जब आप उसमें सम्मिलित रूप से रखते हैं तो उसे हम कहते हैं विशेष। इसे हम बिंदुवार लिखते हैं।
पॉइंट दे करके 1 2 3 4 इस तरह से इसको हम लिखते हैं। ये आप उदाहरण में देखेंगे। तो कविता का जो अंश लिया गया है उसमें किस प्रकार के रस हैं, किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग है, कैसी भाषा का प्रयोग है, कैसा बिंब की क्या योजना है, प्रतीक की क्या योजना है, इन सारे चीज़ों को मिला करके हम उस विशेष पक्ष को पूरा करते हैं। इसमें पद सौंदर्य, पद लालित्य और पद सौष्ठव को हम सम्मिलित करते हैं। कवितांश में यदि कोई विशिष्ट विचार, दर्शन या शैली आदि का प्रयोग किया गया है तो विशेष के अंतर्गत उसकी भी प्रस्तुति करते हैं। और इस प्रकार से आपकी व्याख्या पूरी होती है 4 चरणों में और आप पा सकते हैं पूरा का पूरा अंक। मूल्यांकन जो किया जाता है उस समय परीक्षक के ध्यान में कौन सी बातें रहती हैं, व्याख्या का मूल्यांकन करते समय थोड़ा हम इसे समझ लें। तो देखिए, व्याख्या के मूल्यांकन के दौरान इसके अंकों को भी परीक्षक 4 भागों में बांट करके देखता है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। संदर्भ में यदि आपने कवि का नाम लिख दिया और उसकी रचना का नाम नहीं लिख पाए तो उसमें आपके अंक कट जाएंगे, पूरे अंक आपको नहीं मिलेंगे। तो पाठ्य पुस्तक या जिस पुस्तक से वह रचना उद्धृत है उस पुस्तक का नाम, कवि का नाम, कविता का नाम, यदि इन सारी बातों को आप बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो आपको संदर्भ में पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। कविता में किस प्रसंग के दौरान यह काव्यांश आया है, अगर आप इसको समझ पाते हैं, यानी पूरी कविता के भावार्थ को आप जानते हैं, तो आराम से यह लिख सकते हैं कि यह किस प्रसंग में आई हुई कविता है और प्रसंग आपका बेहतर बनेगा, वहाँ पूरे के पूरे अंक आपको मिलेंगे। व्याख्या में विश्लेषित करना है, इसका सामान्यीकरण करना है, इसको सरलीकृत करना है, तो आप अपने शब्दों में कवि के भावों को प्रस्तुत करने का प्रयास करें तो आपकी व्याख्या बहुत सुंदर बनेगी और उसमें पूरा अंक मिलेगा। और इसके शिल्प पक्ष, काव्य सौंदर्य, पद सौंदर्य, रस, अलंकार, भाषा, भावों इत्यादि को अगर आप अच्छे से रख पाते हैं, कम से कम 7-8 पॉइंट अगर आप विशेष में रख पाते हैं तो आपको विशेष में भी पूरे के पूरे अंक मिल जाते हैं। तो इस तरह से मूल्यांकन भी इसमें स्टेप वाइज मूल्यांकन होता है, विभिन्न भागों में बांटकर मूल्यांकन होता है कि आप व्याख्या किस प्रकार से लिखते हैं, इसके सारे अवयवों को किस प्रकार से बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते हैं, इसमें आपकी व्याख्या का अंक निहित होता है। इसलिए व्याख्या की तकनीक को समझें और बेहतर तरीके से व्याख्या लिखें। अब हम देखेंगे एक उदाहरण जो मैं लाया हूं आपके लिए झारखंड लोक सेवा आयोग की 6ठी मुख्य परीक्षा के पत्र द्वितीय हिंदी भाषा और साहित्य से। और इसमें प्रश्न संख्या 8 क में जो काव्यांश दिया गया है व्याख्या करने के लिए, सप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए, उसे मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। यह पूर्व में भी यूपीएससी की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, जो हिंदी भाषा और साहित्य विषय को अपने ऑप्शनल विषय के रूप में रखते हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। झारखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी करते समय जो लोग हिंदी भाषा और साहित्य को पेपर 2 में रखते हैं, या फिर अगर आप इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं, स्नातक के या स्नातकोत्तर के, तो व्याख्या लिखने का यह तरीका आपके लिए बेहतरीन अंक प्रदायी होने वाला है। आइए देखें कि हम कैसे लिखें। तो ये प्रश्न पूछा गया था 6ठी जेपीएससी में है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे बुध विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। ये पंक्तियां आपने अगर पढ़ी होंगी तो आपको निश्चित तौर पे समझ में आ गई होगी बात कि ये महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना एक लंबी कविता है जो 312 पंक्तियों की कविता है और उसकी रचना उन्होंने 1936 ईस्वी में की थी और वह है राम की शक्ति पूजा। और राम की शक्ति पूजा जो कि पढ़ना है आपको लगभग सारे
सिविल सेवा परीक्षाओं में, और इससे व्याख्या अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसी रचना की इस व्याख्या को जो प्रश्न में पूछा गया है, मैं लेकर के आया हूँ उत्तर लिखने की प्रक्रिया को समझाने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले उत्तर लिखने से पूर्व, जैसे ही आप उत्तर का प्रश्न संख्या उत्तर लिख करके उसके सामने लिखते हैं, इसके बाद आपको उन काव्यांशों के प्रथम 2-3 शब्द और अंतिम 2-3 शब्दों को लेना है, बीच में डैश देना है और उसको लिख देना है, ताकि जो मूल्यांकन करने वाला है उसको यह तुरंत समझ में आ जाए कि आपने कौन सा काव्यांश चुना है। तो यहाँ है अमानिशा, इसके बाद डैश और जलती मशाल, ये मैंने लिख दिया सामने में। और इसके बाद अब संदर्भ की बारी आती है। तो संदर्भ लिखते समय हमें बताना है कि ये रचना कहाँ से ली गई है, कौन इसके रचनाकार हैं। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत काव्य पंक्तियां छायावाद के 4 आधार स्तंभों में एक महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा 1936 ईस्वी में रचित लंबी प्रबंधात्मक कविता राम की शक्ति पूजा से ली गई है। मूल रूप से यह कविता उनके काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा कवि के नाम के साथ विशेषण लगाते हुए लिखें, ताकि वह लेखन आकर्षक बन जाए। तो अपने उत्तर को आकर्षक भी बनाना है, बेहतर तरीके से प्रस्तुति करनी है, और इसके लिए थोड़ा विशेषण का प्रयोग करने का प्रयास करें, क्योंकि हिंदी की परीक्षा आप दे रहे हैं, हिंदी भाषा और साहित्य की परीक्षा आप दे रहे हैं। इसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में हम लिखेंगे कि किस प्रसंग से, कविता तो लंबी है, तो किस प्रसंग से यह कविता ली गई है। तो देखिए, ऐसे हम लिख सकते हैं इसका उत्तर। मैं अपना तरीका आपको बता रहा हूं। यह पंक्तियां कविता के प्रारंभ के भाग से ली गई हैं। रावण को परास्त कर पा सकने में असमर्थ होने के कारण, ऐसा लग रहा था भगवान राम को कि रावण को जो है वो परास्त कर पा सकने में असमर्थ हो रहे हैं। रावण को परास्त न कर पा सकने के कारण राम के हृदय में निराशा का भाव जगता है। निराशा के अंधकार और वातावरण में छाए अमावस्या के अंधकार का सामंजस्य बिठाते हुए निराला जी यहाँ बताते हैं कि राम के मन में इतनी निराशा कभी नहीं हुई। तो राम के अंतः में जो निराशा है, उनके हृदय में जो निराशा है, उसकी तुलना अमावस्या के अंधकार से करते हुए इसी प्रसंग में कवि इन पंक्तियों को लिखते हैं या रखते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रसंग को प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आइए हम व्याख्या करें इन पंक्तियों की। तो सबसे पहले इसका जो सामान्य अर्थ है हम उसको लिखते हैं। तो यहां इसका सामान्य अर्थ है, अमावस्या की अंधेरी रात में आकाश घने अंधकार को निरंतर उगलता हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसा लग रहा है अमानिशा। तो अमावस्या की रात है और लग रहा है कि आकाश जो है वो घने अंधकार को निरंतर उगल रहा है। मतलब यह अंधकार इतना सघन होता जा रहा है कि मानो दिशाबोध नहीं हो रहा। अंधकार में पता नहीं चलता दिशा का, और वायु का संचार भी जैसे रुक गया है। राम जहां बैठे हुए हैं उसके ठीक पीछे समुद्र लगातार भयंकर गर्जना कर रहा है। आप देखिए, अप्रतिहत गरज रहा पीछे बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। तो राम जहां बैठे हुए हैं उसके ठीक पीछे समुद्र लगातार भयंकर गर्जना कर रहा है। पर्वत के समान ही राम ध्यान मग्न होकर कुछ चिंतन कर रहे हैं, मानो अंधकार से परिपूर्ण वातावरण में केवल एक मशाल जलती हुई क्षीण प्रकाश विकिरण करती हुई जैसे अंधकार की सघनता को व्यंजित कर रही है। तो इस प्रकार से हम इसके सामान्य अर्थ को रख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें जो भाव कवि ने रखे हैं हम उसको रखने का प्रयास करते हैं। तो व्याख्या को कम से कम 2 पैराग्राफ में अवश्य लिखें। एक में सामान्य अर्थ को लिखें और दूसरे में इसके जो मूल भाव हैं केंद्र में उसको लिखने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए, कविता में लाक्षणिकता होती है, और लाक्षणिकता वह शब्द शक्ति है जिसमें कि कवि जो लिखता है
या रचनाकार जो रचना करता है उसके सामान्य शब्दों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य अर्थ उसके पीछे छिपा हुआ होता है। तो महाकवि निराला ने यहाँ प्रतीकों के माध्यम से राम के हृदय की निराशा को प्रस्तुत किया है। वातावरण में छाए अंधकार के जैसी ही निराशा का अंधकार राम के हृदय में व्याप्त है। निराशा की इस अधिकता ने राम के दिशा बोध पर भी विराम लगा दिया है। ऐसा लग रहा है कि राम को कोई दिशा नहीं सूझ रही कि रावण पर विजय कैसे प्राप्त किया जाए, अर्थात रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें नहीं सूझ रहा। पीछे गर्जना करता हुआ समुद्र ही मानो रावण है, जिसकी गर्जना को रोक पाने का कोई उपाय राम के पास नहीं है। राम इसी विचार में अंधकार में क्षीण प्रकाश के साथ प्रकाशित मशाल की तरह ध्यान मग्न है। एक मशाल की तरह वे अंधकार में इस प्रकार बैठे हुए ध्यान मग्न है, मानो वह क्षीण प्रकाश की एक किरण है जो अंधकार को दूर करने की भरपूर कोशिश कर रही। तो अब हम इसके विशेष पक्ष पर आते हैं। तो विशेष में जैसा मैंने बताया कि विभिन्न पक्षों को, इसके भावगत सौंदर्य को और शिल्पगत सौंदर्य को, दोनों पक्षों को रखने का प्रयास करना है, तो और इसे बिंदुवार लिखना है। मैंने लिखा है, आप देखें। नंबर 1, राम के अंतर्द्वंद एवं हृदय में फैली निराशा का चित्रण इस काव्यांश में किया गया है। नंबर 2, राम के हृदय की निराशा की प्रस्तुति के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, मैंने उन प्रतीकों को रख दिया, किसके लिए क्या प्रतीक का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, मैंने 3 नंबर में लिखा है अंधकार निराशा का, गगन हृदय का और सागर रावण का प्रतीक है। यहाँ थोड़ी विशिष्टता है, जो विशिष्ट विचार या भाव हैं उसको भी यहाँ पर रख सकते हैं, मैंने बताया था। तो 4 नंबर में मैंने रखा है निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न हैं। जहाँ तुलसी के राम अवतारी ईश्वर हैं और मानवीय लीलाएं कर रहे हैं, वहीं निराला के राम एक साधारण मनुष्य की तरह हैं, जिनका आत्मविश्वास प्रबल शत्रु एवं उसकी आसुरी शक्तियों के आगे डगमगा जाता है। उन्हें दिशाबोध नहीं रहता। इस प्रकार की पंक्तियां कवि ने लिखी हैं। 5वां जो बिंदु इसमें आप सम्मिलित कर सकते हैं, कवि ने इन पंक्तियों में अंतः प्रकृति एवं बाह्य प्रकृति का सामंजस्य प्रस्तुत किया है। तो बाहर के अंधकार का और समुद्र के गर्जन का, उसके साथ साथ जो राम के अंतर्मन में, राम के हृदय में जो भावनाएं उठ रही हैं, जो उनके आत्मविश्वास पर चोट पहुंचाती हुई जो बातें हैं, उनको कवि ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो कवि ने इन पंक्तियों में अंतः प्रकृति एवं बाह्य प्रकृति का सामंजस्य प्रस्तुत किया है। अगली पंक्ति या अगला जो विशेष के अंतर्गत रखा गया बिंदु है नंबर 6, केवल जलती मशाल से निराशा में क्षीण आशा का संचार को प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया गया है। तो अंधेरा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें रोशनी की एक किरण भी नहीं है। एक मशाल के माध्यम से कवि ने यहाँ रोशनी की एक क्षीण सी ही सही, लेकिन एक आशा की किरण को प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया है। तो उसे मैंने रखा। अगले पॉइंट को आप देख सकते हैं, भूधर ज्यों ध्यान मग्न। ज्यों जहाँ लगता है वहाँ उपमा अलंकार होता है, तो भूधर ज्यों ध्यान मग्न में उपमा अलंकार है। मैंने अलंकार की बात बता दी, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके लिए आपको अलंकारों को समझना सीखना होगा, या जिन रचनाओं को आपको पढ़ना है उनमें अलंकारों को सीखना होगा। तो मैं तो बताता जाऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं में कि कहाँ कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया, जब रचनाओं पर पूरी चर्चा होगी उस समय। अगला जो 8वां बिंदु इसमें है, यहाँ छायावादी भावशिल्प, लाक्षणिक भाषा और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, मैंने कहा ये कि लाक्षणिकता भाषा में, कविताओं में अक्सर ये पाया ही जाता है। छायावाद के कवि थे और निराला जी की सारी रचनाएं छायावादी भावशिल्प से
पूरी तरह से उसमें ये भाव शिल्प जो है, छायावादी भाव शिल्प पाया जाता है। और साथ ही साथ प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग, यहाँ कई प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। तो कवि ने प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया है, बिंबात्मकता का प्रयोग किया और प्रतिबिंब बिंब और प्रतीकात्मकता के द्वारा इस कविता को बहुत ही सुंदर बनाया गया है। आप भाषा के संबंध में एक और बात इसमें जोड़ सकते हैं अगले बिंदु के रूप में कि इन पंक्तियों की भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली हिंदी है। देखिए, तत्सम शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग है निराला जी की इस रचना में, राम की शक्ति पूजा में। तो इसकी भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली हिंदी है। तो इस प्रकार से आप बेहतर तरीके से लिख करके सप्रसंग व्याख्या के प्रश्नों में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं, उच्चतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। और यह आपके चयन में, आपके परीक्षा फल में बहुत सहायक होगा। तो मेरे इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पे जाएं, मेरे वीडियो को देखें। और कई सारे वीडियो इस प्रकार के मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं जो आपका मार्गदर्शन करेंगे और नए वीडियो आते रहेंगे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।